नमस्कार। विधानसभा चुनाव के बाद जब से मतगणना हुई है और नतीजे आए हैं, उसके बाद से ही विपक्ष ईवीएम पर हमलावर है। लगातार ईवीएम पर हमला कर रहे हैं और वो अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर ईवीएम पर हमला करके सारा दोष ईवीएम पर मढ़कर वो ये बताना चाहता है कि ईवीएम की वजह से वो चुनाव हारते हैं और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो चुनाव नहीं हारेंगे। और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से भारत में चुनाव कराए जाए, जो पुराना तरीका था चुनाव कराने का। इतिहास की कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा और जो अभी कुछ हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। हालांकि 2 महीने के बाद ही भारत में आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी और उसका वोट शेयर 50% तक बढ़ गया था। ये एक सहानुभूति लहर थी और सिंपैथी इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ थी, तो उनको जबरदस्त कामयाबी मिली और उनको 400 से पार सीटें मिली। उसके बाद जब चुनाव होता है 89 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब ये चुनाव हुआ था। उन चुनावों में कांग्रेस हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, पर वो सत्ता का जो बहुमत का आंकड़ा होता है उससे दूर थी। उनको सरकार बनाने का न्योता भी दिया गया, पर उन्होंने सरकार नहीं बनाई, उन्होंने विपक्ष में बैठना मंजूर किया। इसके साथ कहानी ये है कि जब 1985 के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें आई थी, एक आंध्र प्रदेश से, एक गुजरात से। और 1989 के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 85। तो 1989 का ही राजीव गांधी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई संख्या, जो सीटों की बढ़ी हुई है, उस पर सवाल उठा रहे हैं और जो मतपत्र है या जिसको बैलेट पेपर बोलते हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, मत पेटियों पर सवाल उठा रहे हैं। उस टाइम ना तो ईवीएम थी, ना नरेंद्र मोदी थे, ना अमित शाह थे और ना अभी का जो चुनाव आयोग है ये भी नहीं था। उस टाइम का चुनाव आयोग की नियुक्ति और वो सब आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता हो तो आप जाके सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती थी और कौन करता था, किसका कंट्रोल होता था। तो राजीव गांधी उस वीडियो में ये कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 1984 में जो इलेक्शन था उसमें 8% वोट मिले थे और 2 सीटें आई थी। और 1989 के जो आम चुनाव थे उनमें उसको भारतीय जनता पार्टी को 12% वोट मिले और सीटें आई 85 में। है 4% वोट बढ़ने से उनकी सीटें 83 कैसे बढ़ सकती हैं, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। और वो इस वीडियो में कहते हुए सुने जाते हैं कि मैं इन नतीजों को मान ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत सकती है। इसका संबंध आज की कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये चुनाव नतीजे आ ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत चुनाव प्रचार किया था और उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी और वो इन चुनाव नतीजों को मानने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। उनके कई नेताओं के मैंने बयान सुने हैं, चाहे पवन खेड़ा है, जयराम रमेश है, बहुत सारे नेता हैं और जो इन नतीजों को मानने को तैयार नहीं है। पर जो जनता आदेश देती है, जनता अपना जनादेश देती है, वो तो मानना पड़ेगा। किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है। राजीव गांधी का मैंने एग्जाम्पल दिया। कांग्रेस ना कल जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब भी मानने को तैयार नहीं थी, आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है तब भी मानने को तैयार नहीं थी। उनके दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है कि आप राजा हो, चुनाव जीतने का हक सिर्फ आपको है और कोई दूसरा इस देश में चुनाव नहीं जीत सकता। अगर वो थोड़ी बहुत सीटें जीतेगा तो आपके साथ में ही उसको रहना पड़ेगा, आपके साथ गठबंधन करके ही वो सत्ता में आ सकता है। आपके खिलाफ जाके इस देश में ना तो उसको जनता वोट देगी ना ही वो जीत सकता है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जनता आज भी कांग्रेस की बात सुनेगी, कांग्रेस की बात मानेगी और कांग्रेस जहां बोलेगी वहां वोट डालेगी। जनता अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकती। पर आज 2024 जमाना बहुत आगे निकल गया है। मीडिया और सोशल मीडिया हर हाथ में, ये जो स्मार्टफोन है इसने बहुत तरक्की की है और लोगों को वो बातें भी पता चली है जो कभी उनको ना हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाई गई ना उनको वैसे बताई गई। वो कभी उनको पता ही नहीं चलती। अगर ये मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें
तो जनता जागरूक हुई है, उसको पता चला है कि अतीत में कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की हैं और जनता उनको सुधारने की कोशिश कर रही है। और विपक्ष की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि विपक्ष हमेशा ये समझता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करके और बहुसंख्यक समुदाय को नाराज करके वो चुनाव जीत सकता है। पर ट्रेंड जो बता रहा है वो इसके उलट है एकदम। अगर आप बहुसंख्यक समाज को आज के टाइम में नाराज करोगे तो वो आपको वोट नहीं देगा, और आप तुष्टीकरण की राजनीति करोगे तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी। विपक्ष ने ये महाराष्ट्र में चेक करके देखा है। महाराष्ट्र के चुनावों में दुनिया भर के फतवे, मौलाना, मौलवी और भी जो एनजीओ थे, उन्होंने बड़े सारे फतवे जारी किए कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट दिए जाएं, पर नहीं चला। क्योंकि उससे हुआ क्या कि जो बहुसंख्यक समाज है वो एक तरफ इकट्ठा हो गया, पोलराइज हो गया इलेक्शन, और उसका सीधा सीधा फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। और जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो नारा था बटोगे तो कटोगे, वो काम कर गया। दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी और उसके नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या रामगोपाल यादव हो, दोनों, या यूं कह के पूरी पार्टी, ये जो चुनाव नतीजे हैं इनको किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने एनडीए को, या फिर बोले तो भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो टक्कर दी थी, और एक तरह से यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विजय रथ वो था, वो रोक दिया था, और भाजपा को एक जबरदस्त पटकनी दी थी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने। तो उनको ये लगता है कि ये जो नतीजे हैं ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ऐसे नतीजे नहीं आ सकते क्योंकि अभी अभी हमने लोकसभा चुनाव में उनको पटकनी दी है। तो सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल है दिल्ली। दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव होता है वो एन लोकसभा चुनाव के बाद होता है। पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनाव में पिछले 3 इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीतती है, क्लीन स्वीप करती है और भारी मार्जिन से और भारी मतों से जीतती है। पर जैसे ही 6-7 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में आता है तो 2-3 इलेक्शन से जो अरविंद केजरीवाल हैं, समाजवादी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों की संख्या है वो 2.5 के पार नहीं जाने दिए। 10 विधायक भी नहीं जीते हैं पिछले 2 इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में, जबकि 7 सांसदों की सीट, 7 लोकसभा की सीट हर बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर आपने लोकसभा की सीट जीती है तो आप वो विधानसभा की सीट में भी वो कन्वर्ट कर दोगे। अब एक और चीज मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको बताना चाहूंगा कि 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कन्नौज से लोकसभा के सदस्य थे। तो 2012 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है और भारी, उनको पूरा बहुमत मिलता है और अपनी सरकार बनती है, और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण जो कन्नौज की लोकसभा सीट से वो इस्तीफा देते हैं, वो सीट खाली हो जाती है, और उस कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव में उनकी पत्नी डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद डिंपल यादव के सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं आया, ना ही किसी पार्टी का और ना ही कोई निर्दलीय। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी ग्राम पंचायत का भी चुनाव हो रहा है तो 10 से 15 उम्मीदवार खड़े होते हैं और ग्राम पंचायत का किसी को भी इलेक्शन जीतना भारी पड़ जाता है। पर डिंपल यादव के सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं आया और डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी कन्नौज लोकसभा सीट से 2012 में। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री की पत्नी को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए समाजवादी पार्टी ने कितनी मेहनत की होगी। ना जाने किस किस को धमकियां दी होंगी, किस किस को डराया होगा, ताकि कोई डिंपल यादव के सामने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी थी, उनके सामने कोई भी उम्मीदवार ना आए। तो समाजवादी पार्टी ये जो स्वच्छ राजनीति और जो फ्री एंड फेयर चुनाव की जो मांग करती है, वो समाजवादी पार्टी का अतीत रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में आपने देखा होगा कि 90 के दशक में क्या हालत थी, बैलेट पेपर और जो बैलेट बॉक्स होते थे उनके साथ क्या किया जाता था। तो समाजवादी पार्टी को तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि उसने
इलेक्शन कैसे कराए जाने हैं। उनका बस चले तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के, जो खासकर नेताजी के फैमिली के जो सदस्य हैं, उनके सामने किसी को उम्मीदवार ही ना बनाया जाए। तो समाजवादी पार्टी तो ना बोले उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। हाँ, दिल्ली का एग्जाम्पल है आपके सामने कि दिल्ली में क्या होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोकसभा चुनाव जीत गए ज़्यादा सीटें तो विधानसभा के चुनाव में भी आप सीटें जीतोगे। पर यही जो विपक्ष का गठबंधन है, ये झारखंड में जो चुनाव नतीजे आए हैं, जो उनमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहाँ पर इसको लोकतंत्र भी जिंदा दिखता है, वहाँ पर इसको संविधान भी जिंदा दिखता है। वहाँ लोकतंत्र के हिसाब से वोटिंग हुई और जो मतगणना वो भी हुई, और सारी एजेंसियां बढ़िया थी, पुलिस भी अच्छी थी, चुनाव आयोग भी अच्छा था, और जो वो बाकी जितने भी थे सब कुछ अच्छे थे। और भाजपा ने वहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करी ईवीएम से। भाजपा ने सिर्फ ईवीएम से छेड़खानी करी तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और महाराष्ट्र में। तो ऐसा नहीं चलेगा, और जो विपक्षी गठबंधन है उसको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।